ममता बनर्जी ने जिहाद का एक नारा दिया था और उन्होंने कहा था कि 21 जुलाई को जो शहीद सभा होगी उस दिन मैं घोषणा करूंगी कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिहाद शुरुआत करेंगे। इसको लेकर के अब मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा और कलकत्ता हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं नाजिया इलाही खान, इनकी तरफ से वकील प्रस्तुत हुए और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जो कि पहले ही चुनाव के बाद हिंसा हुई थी, इसको लेकर के पहले ही इनके ऊपर आरोप है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों को जला दिया गया, महिलाओं के साथ हिंसा हुई, रेप हुए और अब जिस तरह से ममता बनर्जी 21 जुलाई को जिहाद का नारा दे रही है और जिहाद करने के लिए बोल रही हैं, इससे पश्चिम बंगाल में हिंसा और भड़क सकती है। इसको लेकर के ममता बनर्जी ने अभी तक अपना बयान वापस भी नहीं लिया है। इस पर आपको बताएं, जो पश्चिम बंगाल सरकार यानी ममता बनर्जी की तरफ से जो महाधिवक्ता प्रस्तुत हुए, वो महाधिवक्ता सोमेंद्र नाथ मुखर्जी, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने जो जिहाद शब्द कहा है, इस जिहाद का मतलब है संघर्ष। वो संघर्ष जोड़ रहे हैं, जबकि जिहाद हमने कहाँ सुना है? जिहाद मतलब धर्म युद्ध से है और धर्म युद्ध एक विशेष वर्ग, विशेष धर्म के लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और अगर ममता बनर्जी जिहाद का इस्तेमाल कर रही है तो अगर उनको संघर्ष ही करना है तो संघर्ष बोलती। सवाल ये है, तो ये ममता बनर्जी ने ऐसा नारा क्यों दिया, इसको धर्म युद्ध क्यों कहने लगी? 21 जुलाई को जब शहीद दिवस मनाया जाएगा, शहीद सभा रखी जाएगी, तो जैसा हम जानते हैं कि ये जो शहीद सभा है टीएमसी इसका आयोजन इसलिए करती है क्योंकि वो जो कम्युनिस्ट सरकार में टीएमसी के कार्यकर्ता मारे गए उनकी याद में इस सभा का आयोजन करती है और हर बार कम्युनिस्टों को सबक सिखाने का प्रण भी लेती है। सवाल यह है कि इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध संघर्ष या जिहाद क्यों करना चाहती है? अगर मान भी लें कि ममता बनर्जी के जो वकील कह रहे हैं वो सच है, वो जिहाद माने संघर्ष है, तो संघर्ष मतलब क्या है? संघर्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वकील प्रस्तुत हुए थे, उन्होंने पहले ही ये बात बोली कि जो चुनाव के बाद हिंसा हुई है उसमें जितनी हिंसा हुई उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता त्रस्त हैं और आज भी चुनाव के इतने दिन बीत गए हैं, अभी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गांजे के केस में जेल में बंद किया जा रहा है, चोरी के केस में बंद किया जा रहा है, यानी फर्जी केस लगाए जा रहे हैं। तो अभी भी उनको परेशान किया जा रहा है। ममता बनर्जी अपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को अगर 21 जुलाई को संघर्ष के लिए भी प्रेरित कर रही हैं तो इस संघर्ष का नतीजा क्या होगा? इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट से रोक लगाने को कहा और ये कहा कि ममता बनर्जी से कहा जाए कि वो अपना बयान वापस ले। लेकिन अब मैं बताऊं, इस मामले में आगे सुनवाई अभी होनी है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको स्वीकार किया है सुनवाई के लिए एप्लीकेशन को। हालांकि जो महाधिवक्ता पेश हुए थे सरकार की तरफ से, वो ये कह रहे थे कि ये केस तो सुनने लायक ही नहीं है। लेकिन आपको बताएं कि कलकत्ता की जो हाई कोर्ट है उसमें न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज और मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की बेंच ने इस पीआईएल को सुना है और इस पीआईएल पर अब अगली सुनवाई होगी। अब इसमें फैसला होगा, निर्णय दिया जाएगा कि ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए या नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि ममता बनर्जी ने जो संघर्ष की घोषणा की है, जो जिहाद करने की बात कर रही है, ये हमने सुना है शब्द को, और वो भी कट्टरपंथी लोगों के मुंह से। तो ममता बनर्जी इतनी कट्टर क्यों बन रही है और वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्या कोई योजना बना रही है कि बड़े पैमाने पर कोई हिंसा की जाए? उनके खिलाफ वो क्या करना चाहती है वो जनता को बताए। और यही कोर्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, ये नाजिया इलाही खान, ये जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए ममता बनर्जी जी कि आप 21 जुलाई को ऐसी क्या घोषणा करने जा रहे हैं
आपके इरादे क्या हैं। इस सब को देखते हुए हमने देखा है कि ममता बनर्जी जब से सत्ता में है तब से उनकी जो भाषा है, उनके जो काम हैं, वो सब के सब ऐसे हो गए हैं कि ऐसा कई बार लगता है कि ममता बनर्जी हिंदू है भी कि नहीं। और जितनी योजना है उनकी सरकार की, उस योजना को अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आए हैं, ममता बनर्जी सरकार उन्हीं की रक्षा में खड़ी है। जब एनआरसी सीएए की बात आई थी उस समय भी ममता बनर्जी ने बयान दिया था खुलकर कि मैं देखती हूं कौन मेरे होते हुए इनको हाथ लगाता है। यानी खुलकर केंद्र सरकार के विरुद्ध एक तरह से उन्होंने पहले से ही बिगुल फूंका हुआ है, संघर्ष पहले से है। और वो केंद्र के खिलाफ, मोदी के खिलाफ हमेशा, और अमित शाह और देश की एजेंसियों के खिलाफ बोलती रही है। सीबीआई के अधिकारियों को जिस तरह से घेरा गया था, कोयला घोटाला, नारदा घोटाला, शारदा घोटाला, इन घोटालों में फंसे होने के बावजूद जो एजेंसियां जांच के लिए आना चाहती थी उसका विरोध ममता बनर्जी ने किया। और जो चुनाव के बाद और चुनाव के पहले भी जो हिंसा हुई है, पश्चिम बंगाल के लोगों का कहना है कि जो चुनाव हुए थे इस बार, जिसमें ममता बनर्जी 2022 में दोबारा से मुख्यमंत्री बनी, जो विधानसभा की सीटें जीती हैं वो ईमानदारी से जीत हासिल की हुई नहीं है, वो डरा कर लोगों को वोट हासिल की गई है। भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को बूथ तक जाने ही नहीं दिया। और लोग कह रहे हैं कि ये कभी भी हो नहीं सकता जब तक कि वहां राष्ट्रपति शासन लगाकर 6 महीने केंद्रीय एजेंसियों को ना रखा जाए, जब तक वहां पुलिस के अंडर में वहां की कानून व्यवस्था रहेगी। ये पुलिस टीएमसी के अनुसार ही काम करेगी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब हिंसा के शिकार हम हुए और हम थाने में अपनी एफआईआर लिखवाने जाते थे तो वहां एफआईआर दर्ज नहीं होती थी और यह कह दिया जाता था कि जाओ हम कार्रवाई करेंगे, और बल्कि उल्टा होता था कि जो शिकायत करता है उसकी जानकारी गुंडों को दे दी जाती थी, जिसके कारण से एक ही रास्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास बचा कि वो अपना घर परिवार छोड़ करके पश्चिम बंगाल से कहीं बाहर चले जाएं। और इसके कारण से लाखों हिंदू, लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता असम में शरण लेने को मजबूर हुए। ममता बनर्जी ने बिना जिहाद की घोषणा किए ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हिंसा करने के लिए भड़काया, क्या ये थोड़ा था? क्या ये कम था? ये पहले जो अत्याचार हुए हैं, जो महिलाओं के साथ रेप हुए हैं, क्या ये इसमें कोई कमी रह गई? मानव अधिकार की बात करें तो मानव अधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, एससी एसटी आयोग अपनी रिपोर्ट में कह चुके हैं कि सरकार के चलते, पुलिस और टीएमसी के गुंडों की मिलीभगत के चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को स्पेशली चुन चुन कर टारगेट किया गया। ये टीएमसी के लोग ऐसा कर रहे थे और पुलिस उनको रोकने में नाकाम है। ऐसे में वहां केंद्रीय फोर्स की नियुक्ति वहां की जाए, ये कई बार ये जांच एजेंसियों ने मांग की है। अब भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यदि ममता बनर्जी 21 जुलाई को फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जिहाद का नारा देकर हिंसा को बढ़ावा देती है तो यहां राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा और कोई चारा बचेगा नहीं। तो क्या कलकत्ता हाई कोर्ट इस मुद्दे पर, जिहाद के मुद्दे पर ममता बनर्जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? क्या ममता बनर्जी को इस बयान को वापस लेने के लिए कहेगी, या देखना होगा क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा? लोगों का यह कहना है कि केंद्र सरकार का जो ढुलमुल रवैया पश्चिम बंगाल को लेकर रहा है, ऐसा रवैया अभी तक मोदी और अमित शाह का हमने कहीं नहीं देखा। कि हिंसा हो रही है, ममता बनर्जी के गुंडे लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। लोगों में आक्रोश इस बात का है कि केंद्र सरकार कोई टिप्पणी नहीं कर रही, केवल एजेंसियां जा रही हैं, अपनी जांच कर रही हैं और कोर्ट में सबमिट कर रही हैं। कोर्ट ने भी अभी तक कोई हिंसा को लेकर ठोस कार्रवाई नहीं करी है और सरकार के विरुद्ध कोई कठिन फैसला नहीं लिया है। लोग कब से मांग कर रहे हैं कि हिंसा से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अगर बचाना है तो पश्चिम बंगाल में
राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र रास्ता है। और राष्ट्रपति शासन ही नहीं, वहां जब तक ये पुलिस रहेगी जो आज है, ये केवल और केवल टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है। इसलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों की नियुक्ति की जाए, ताकि जो वहां की पुलिस है, जो टीएमसी के लोगों से मिली हुई है, उससे भी उनकी रक्षा हो सके। देखना होगा कलकत्ता हाई कोर्ट में जिहाद का मामला जब पहुंचा है, तो इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट अब क्या फैसला देता है। वंदे मातरम।